एयर इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है अक्षय जी। हेलो। और ये है उनकी नई नवेली पीली ओला। सबसे पहले आपने वो डिक्की का एक जिक्र किया, तो आपने अभी तक उसको यूज करना शुरू किया है। नॉर्मली बिजनेस वाले लोग काफी कुछ सामान अंदर ढो करके लेके जाते हैं, तो ऐसा अभी तक अपॉर्चुनिटी आया है या अभी तक अपॉर्चुनिटी आया है। एक शोरूम से दूसरे शोरूम तक बैटरीज, चार्जर्स वो लेके जाना, तो उसमें 60 वोल्ट 20 एच का बैटरी, जब 48 वोल्ट 26 एच का बैटरी और चार्जर ऐसा इसमें पूरा बैठ जाता है, पूरा का पूरा बैठ जाता है। उसके साथ वाटर बॉटल्स वगैरह बैठता है। आई हैव स्टॉप कैरिंग माय लैपटॉप बैग, क्योंकि इसमें लैपटॉप आराम से बैठ जाता है। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस टू व्हीलर में कभी अवॉइड करता था कि बारिश वगैरह हो गया तो लैपटॉप खराब ना हो जाए। ये होने के लिए, पर इसके वजह से वो अभी ये डर इसमें नहीं रहा है। करेक्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो इंडिया में जो आईटी में लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको अगर लैपटॉप ऑफिस पे लेके जाना है तो ओला का फायदा हो जाता है उसमें। आप लैपटॉप भी लेके जा सकते हैं और आपका दोपहर का टिफिन भी लेके जा सकते हैं और 2 बॉटल्स भी साथ में लेके जा सकते हैं। करेक्ट। तो एक दूसरे को मिक्स मत करना, लेकिन ठीक है। दूसरी चीज बताइए कि जैसे कि आपको रास्ते पे चलते हुए लोग पूछते हैं कि इसका रियल लाइफ रेंज क्या मिल रहा है, तो आपका एक चार्जिंग साइकिल पूरा का पूरा 0 to 100 to 0 हो चुका होगा अभी तक? हाँ, कि 0 तक आप गए नहीं होंगे शायद? 0 तक नहीं गया हूं मैं, पर आई वेंट टू 16%। अच्छा, 16% तो गया हूं। 84% में कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी गई? हम लोग निगड़ी प्राधिकरण से लोनावला गए थे। अच्छा। और वी केम बैक, मतलब लोनावला पूरा घूमे नहीं थे, जस्ट लोनावला का वो जो मेट्रो गार्डन है वहाँ पे टच करके हम लोग वापस आ गए थे। एंड वी गॉट रफली हमको 99 किलोमीटर्स का रेंज मिला, डबल सीट। 99 किलोमीटर्स विद 84%। 84%, ठीक है, डबल सीट। और हम लोग ने मिक्स मोड में चलाया था, स्पोर्ट्स और नॉर्मल में। एवरेज स्पीड मान के लीजिए 50-55 किलोमीटर्स का होगा। सो रफली आप 20% और पकड़ सकते हो, तो 120 के आसपास का आपका रेंज मिल रहा है, समझ लो। जैसे ही वो 20% के नीचे आ गया था, वो इको मोड में चला गया था, तो हम लोग देव रोड के पास जब आए तो वी वर वेरी स्कैर्ड कि अभी कहीं पे बंद पड़ गया तो आरएसए को बुलाना पड़ेगा। तो हम लोग 40 के आई थिंक 25-40 के स्पीड पे इको मोड पे हम लोग, वो तो आपको फोर्स कर दिया गया ना इको मोड पे, आपको मतलब चॉइस नहीं रहता है उस समय, लेकिन इको मोड पे 40 पे जा सकते हैं आप। 40 पे जा सकता है, 40 के ऊपर नहीं जा सकता। और जो इंक्लाइंस वगैरह होते हैं उस पे वो गाड़ी एकदम ऐसा बैठ जाता है, लो स्पीड स्कूटर से भी बदतर हो जाता है। ओके, तो मतलब कि 20% के नीचे जाना रिकमेंडेड नहीं है आपके हिसाब से, क्योंकि फिर काफी गाड़ी के परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन हो जाता है। हो सकता है। और बहुत लोगों ने ये भी बताया कि अचानक से एसोसिएशन का 0% हो जाता है। राइट। जैसे कि हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स में और ओनर्स फोरम में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है। और ईवी का डीलर होने की वजह से और 1.5-2 साल से मेरे पास जैसे कि दूसरे भी स्कूटर्स है, हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20% नीचे रिकमेंडेड नहीं है। आप जाए, आप रिजर्व कैपेसिटी को रियली टैप करें जब तक आपको जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर फन आप उसको रेंज टेस्ट करिए, एक आध बार कर लीजिए, पर जनरली आप उसको 20% तक पूरा डिस्चार्ज नहीं करना, पूरा डिस्चार्ज सेल का लाइफ जल्दी डिग्रेड होगा। ओके, ठीक है। तो ये रही बैटरी की। दूसरा परफॉर्मेंस की बात कीजिए, हाइपर मोड आपके इसमें हाइपर मोड है? हाँ, ठीक है। तो हाइपर मोड का और बाकी सब का आपका नॉर्मल जो कौन सा मोड पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सो मैं अभी उसको मिक्स मोड में यूज करता हूँ, नॉर्मल या स्पोर्ट्स। नॉर्मल मोड में इनिशियल टॉर्क है वो ब्लंट आउट हो जाता है, तो आपका स्कूटर जैसे पेट्रोल स्कूटर आपका धीरे धीरे टेक ऑफ करता है वैसा होता है। सो वो मेरे फादर के लिए हो गया या फादर इन लॉ के लिए इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज उनको वो एकदम टॉर्की व्हीकल चलाने की आदत नहीं है। ठीक है, टेक्स ऑफ स्लोली, इट्स गुड। और जो टॉप स्पीड है स्पोर्ट्स मोड में और नॉर्मल मोड में, आई थिंक 10 किलोमीटर का डिफरेंस होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट द टॉर्क लोअर एंड टॉर्क और एक्सेलरेशन टाइम भी कम लगता है, टाइम कम हो जाता है। सो स्पोर्ट्स मोड जनरली अगर फॉर एग्जांपल आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको एक स्लो मूविंग बस को इसको टेक ऑफ करना है, तो नॉर्मल मोड में आप उसको नहीं कर पाते हो। अच्छा, ठीक है। अगर क्विक आपको करना है, ओवरटेक करना है, चढ़ रहे हो, आपको किसी को एक आगे बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग ट्रक है, आपको उसको ओवरटेक करना है, तो आप स्पोर्ट्स मोड में कर सकते हैं। मतलब स्पोर्ट्स मोड की वाकई में जरूरत पड़ती है। ओके। एंड हाइपर मोड में मैंने उसको चलाया है फॉर अराउंड 10 किलोमीटर्स तक, एक स्ट्रेच पे। नॉट वेरी सेफ ऑल्सो गिवन द करंट रोड कंडीशंस इंडिया, पर आई हैव ट्राइड अराउंड 112 किलोमीटर्स तक मैंने टच किया है इसको लेकर। अच्छा, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नॉट बैड। सो इट्स ठीक है। पर हम लोग ने वो प्रॉपर जो इंक्लाइंस होता है, जैसे अपना सिंहगढ़ है, वो वाले सिंह अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है। राइट। ठीक है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हाइपर मोड के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए या S1 ही काफी है? नहीं, हाइपर मोड के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्कूटर जब देखते हो, जैसे मैं भी यूज करता हूँ या कोई और अपने बाकी कंप्यूटर्स यूज करते हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है, तो स्कूटर प्राइमरीली होता है आपका सामान ढोने के लिए और 2 लोगों को ढोने के लिए, इंटरसिटी यूसेज के लिए।
जिनका रन बहुत ज़्यादा होता है वो लोग जनरली प्रेफर करते हैं बाइक्स को। 2 रीजंस होती है, आपकी बाइक मोर स्टेबल होती है, टायर बड़े होते हैं और शॉक अब्जॉर्बर सेटअप उसमें बेटर होता है कंपेयर टू स्कूटर, और प्लस फ्यूल की उसकी टंकी भी बड़ी रहती है, तो उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हो। तो अगर आपका प्राइमरीली सिटी यूज़ है और आप मान के लीजिए ऑफिस टू घर है, दिन का 40 किलोमीटर आपका रनिंग होगा, तो आई डोंट थिंक यू नीड हाइपर मोड की जरूरत नहीं, प्रो की जरूरत आपको नहीं है। बाकी आप काफ़ी टीम BHP वगैरह में एक्टिव हैं और काफ़ी तीखी नज़र से मतलब गाड़ियों को देखते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपका क्या सोच विचार है? बिल्ड क्वालिटी के बारे में जो ओला से एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हुई है। सो द पैनल गैप्स हो गया, स्क्वीकिंग नॉइज हो गया, नॉट वेरी हैप्पी। जैसे मेरा गाड़ी शाम को डिलीवर हुआ था 8 बजे के आसपास, ओला, थैंक्स टू द ओला टीम फॉर टेकिंग द एक्स्ट्रा टाइम एंड डिलीवरिंग इट, बट सेकेंड डे भी उनका यहाँ से जो एक अर्थिंग का वायर होता है वो निकल गया था, एंड फिर आई वॉज क्लूलेस कि अर्थिंग का वायर एक्चुअली निकलने से तो चलाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इट्स चार्जिंग के लिए हमेशा फर्क पड़ता है उसमें, बट देन देयर वाज नो क्लियर कम्युनिकेशन कि भाई इसको चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, पार करके रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपके जो सर्विस चैंपियन ने आपको एडवाइस नहीं दी कि क्या करना चाहिए? सर्विस चैंपियन ने बोला था कि वील सेंड समवन एंड गेट इट रेक्टिफाइड, बस इतना ही बोला था, इतना ही कहा था। तो मैंने तो कुछ चलाने के बारे में कोई मतलब कम्युनिकेशन नहीं था। ओके, तो ये आपको लगता है कि होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, सो बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन जनरल पब्लिक, गाड़ी कैसी है, क्या तो है, आप क्या उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं क्या सर्विस चैंपियन को? मैंने कॉल किया था व्हाट्सएप वीडियो कॉल के लिए, उन्होंने फोटोज मांगे थे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो मैंने उनको फोटोज भेज दिए थे निकाल के। ओके, कि ये वाला प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार मेरे को लगता है कि आप एक वीडियो कॉल करके उसको दिखा दो तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है कंपेयर टू जस्ट फोटो भेजने से। तो मैंने वीडियोस वगैरह बना के उनको भेजे थे कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट एग्जैक्टली, और जो जैसे बहुत सारे यूजर्स का कंप्लेंट है कि सामने से क्लिक क्लिक आवाज आता है, राइट, तो उसका वीडियो तो आई फाउंड इट सेकंड डे से मेरी गाड़ी में आवाज होना चालू हो गया था। अच्छा, तो वो वाला मैंने इशू बहुत अर्ली फेस किया था, वो ठीक हो गया? लेकिन वो अभी ठीक हुआ है। कल ओला की वैन आई थी, उन्होंने वो इशू को टेक केयर करने का बोला है, तो आई डोंट नो। फिर यहाँ पे पीछे का जो पैनल गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जो पहले नहीं था। जितना मुझे पता है मेरा गाड़ी का बैटरी रिप्लेस हुआ है बिफोर इट गॉट डिलीवर्ड टू मी। अच्छा, और जब मैंने कल देखा तो यहाँ के अंदर का एक लॉक टूटा हुआ है, पर ओला के लोग उसके डिनाइल में थे कि नहीं ऐसा ही है, पर अभी सिंस मैं ऑटोमोटिव में हूँ तो पता चलता है कि लॉक कौन सा टूटा है, नहीं टूटा है। ओके, माइनर इशूज आई लेट इट सेल अवे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना पैनल गैप वो लोग बोलते हैं, पर इतना पैनल गैप नहीं होना चाहिए। आप अगर कौन सी भी स्कूटर लेके लीजिए, जैसे कमलेश जी और मैं उस दिन शोरूम पे थे, तो एक फसीनो कस्टमर लेके आया था, तो उसका भी वो गाड़ी भी इतना ही कर्वी है, पर उतना पैनल गैप उसमें नहीं थे। हमने एक जब हम कुछ और थोड़े बहुत छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कर रहे थे स्कूटर में, तब हमने एक वेस्पा भी देखा था, उसका भी काफी कर्वी डिजाइन है, उसमें भी इतने पैनल गैप्स नहीं थे। ये कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये अंदर जाना चाहिए पूरा, ये बाहर आए हुए हैं। हाँ, तो अगर आप कल आते तो यहाँ के कुछ वायर नीचे डैंगल कर रहे थे, तो वो चैंपियन ने अंदर डाल दिए, और उसके जैसे यहाँ से कर आवाज आ रही थी बिकॉज वायर टच हो रही थी। तो ठीक है। एंड मुझे लगता है कि बारिश वगैरह में अगर अंदर पानी जाएगा तो इस स्विच में डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये फ्लश नहीं। बारिश के बारे में बाद में बात करते हैं। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, पूना में टेम्परेचर इस समय 37 डिग्री सेल्सियस है, हम लोग तो खैर छाया में खड़े हुए हैं। तो गर्म मौसम में चलाने का क्या एक्सपीरियंस है आपका अभी तक का? कल मुझे वो रिवॉर्ड मिला ओला से जिसको टेम्परेचर लो कर रहे थे, तो आई थिंक मैं 30 किलोमीटर उसको चला रहा था। इनिशियली 10 किलोमीटर नॉर्मल मोड में था, उसके बाद फिर ध्यान नहीं था, स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी था नहीं था, बिकॉज आई टू रेस्ट समवेयर। हाँ जी, तो मैं स्पोर्ट्स मोड में चल रहा था, और आई थिंक शोरूम के नजदीक था, और उस टाइम पे वो उसका वार्निंग आ गया कि हाई टेम्परेचर व्हीकल गोइंग इनटू नॉर्मल मोड, राइट, स्पोर्ट्स मोड से। और फिर दूसरा और एक इंडिकेशन आ ही रहा था कि स्विचिंग टू इको मोड इन 10 सेकंड्स, और तब तक मैं शोरूम पहुंच गया था। ओके, तो फिर मैंने नीचे कंट्रोलर जो यहाँ पे है उसको हाथ लगाया, तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। तो आई थिंक ये प्रोबेबली कंट्रोलर का इशू है, एयर फ्लो नहीं है या हीट सिंक नहीं है, मुझे पता नहीं। असल में बजाज का चेतक का मैं देख रहा था, उसके बैटरी के नीचे एक इतना बड़ा पंखा लगाया हुआ है कूलिंग के लिए। अच्छा। तो मुझे लगता है कि वैसा टाइप का कोई चीज ओला को भी आगे चल के डिजाइन में करना पड़ेगा, क्योंकि होना जरूरी है। हाँ, एक्टिव कूलिंग, हाँ, एथर में भी है, तो यहाँ पे सारा पैसिव कूलिंग दिया हुआ है। करेक्ट। तो उसकी वजह से टेम्परेचर के प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं। पर वो प्रॉब्लम बैटरी का टेम्परेचर का था या कंट्रोलर का टेम्परेचर का था, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि मैंने टेम्परेचर जब बैटरी का चेक किया था, इट वाज 42 डिग्रीज, वो वहाँ पे सेफली दिखा रहा था। ये जब आप
आप बहुत देर के लिए 30 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाते हो और टेम्परेचर आपका बाहर का 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, ठीक है। और मोटर भी काफ़ी हद तक हीट हो रही है, हालांकि यहाँ पे फिन्स अच्छे दिए हुए हैं और ये वाला जो मोटर कंट्रोलर है। और दूसरा अक्षय जी भी कह रहे थे कि ये टायर जो है काफ़ी गर्म हो जाता है, तो अगर टायर हवा फेंक भी रहा है इसके ऊपर तो गर्म हवा फेंकेगा, तो उसकी वजह से शायद कूलिंग इतनी ना हो। तो ये एरिया सही है नहीं है मुझे पता नहीं है। ओ तो अक्षय जी, आप ईवी के डीलर हैं और ओला एक ऐसी कंपनी है जो कि डीलर को शॉर्ट सर्किट मार रहा है तो कैसा लगा आपको डायरेक्ट कंपनी से बिना डीलर के इससे खरीदना? मतलब दोनों तरीके से बताइए, एज ए डीलर ऑल्सो, एज ए कंज्यूमर ऑल्सो। एज अ डीलर आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये मॉडल उनके लिए अच्छा है बुरा है, दैट कंपनी कैन डिसाइड। क्योंकि जब डीलर प्ले में आता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू नो मार्जिन दैट यू प्रॉब्ली सेइंग, बट इट्स अबाउट कस्टमर टच पॉइंट ऑल्सो। कस्टमर को कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होता है, लाइट बल्ब खराब हो गया है, स्विच खराब हो गया है, छोटे मोटे प्रॉब्लम आके सॉल्व करके चला जाता है, ब्रेक थोड़ा टाइट करना होता है वगैरह वगैरह, ऐसे छोटे छोटे इशूज़ वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट में डीलर्स को करते हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए चार्ज करते हैं कुछ, यू नो। तो और जितने भी टच पॉइंट्स होते हैं तो एक कस्टमर को भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं किसी भी पार्ट ऑफ एरिया में पुणे में जाऊंगा तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सो दैट कॉन्फिडेंस इट हेल्प्स टू डीलर। ओला का जो बाइंग एक्सपीरियंस मेरे लिए एटलीस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा केओटिक था। 499 ईजी लाइक अ ब्रीज, वेंट थ्रू गुड। 20,000 पेमेंट जो किया था, जो फिर भावेश जी ने उसको फिर बाद में आगे पोस्टपोन किया ब्रीज। जो थर्ड पेमेंट, फाइनल पेमेंट के टाइम पे उनका साइड क्रैश हो गया था, फाइनली इट केम अप लाइव, और फिर उसमें फिर हेलमेट निकालने का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा था। इंश्योरेंस मैंने पहले ऑप्ट आउट कर दिया था, ऑप्ट इन करने का ऑप्शन वापस दिखा नहीं रहा था। तो अभी गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया आपका? गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, विदाउट दैट पासिंग नहीं होगा गाड़ी का। इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स कि आप जीरो डेप लीजिए, बिकॉज होल व्हीकल इज फाइबर। अगर आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको 50% ही मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जीरो डेप इंश्योरेंस आप कंटिन्यूस लीजिए। तो उसके बाद फिर पेमेंट हुआ, कंफर्मेशन आया पेमेंट का 30th को SMS आया गाड़ी डिस्पैच हो गया है। उसके इट वॉज लाइक शांति, किलविश की दुनिया हो गई थी पूरी तो देयर वाज नथिंग, नो कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं था उनकी तरफ से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये वो। तो जैसे अपना ईवी का कम्युनिटी है, ओला का कम्युनिटी है, तो बहुत सारे दोस्त बन गए थे उसमें पहचाने। तो आई गॉट होल्ड ऑफ सम पीपल, उनको फ़ोन करके पूछा, तो जो मुझे उनसे पता चला 13th फेब को गाड़ी पुणे आ गया था। और सिंस देयर आर मल्टीपल एजेंसीज है, जैसे कि डिलीवरी है जो डिलीवरी पार्टनर है उनका, रोज मेरेटा है जो उनका रजिस्ट्रेशन पार्टनर है, फिर ओला मनी की जो टीम है जो इंश्योरेंस निकालती है वो है, और फिर ओला के लोग, ऐसे 4 अलग अलग एजेंसी उसमें काम करते हैं। तो इट्स वेरी उनका कोऑर्डिनेशन का बहुत प्रॉब्लम है। तो आज की तारीख में मेरे पास 3 इंश्योरेंसेस है। एक पहला इंश्योरेंस है जो मेरे वाइफ के नाम पे है, दूसरा इंश्योरेंस है जो मेरे नाम पे है और अलग डेट का ही है, 16 फेब के आसपास का है, और एक इंश्योरेंस है जो लेटेस्ट है जो गलत एड्रेस का है। ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी को कुछ ठुका तो आपको 3 गुना पैसा मिलेगा। नया स्कीम है पैसा बनाने का और मैंने फिर इंश्योरेंस को कभी ओला के ऐप पे अपडेट नहीं हुआ था। मैंने फाइनली IC से लोम्बार्ड को मेल किया और तब जाके मुझे इंश्योरेंस का कॉपी मेरे हाथ में आया। ओला मनी की टीम वॉज क्लूलेस। मैंने पैसे भर दिए थे बाद में, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं उनसे इंश्योरेंस लेता हूँ तो मुझे जल्दी गाड़ी मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ओला टीम को मैंने बहुत बार बताया कि मुझे आप इनवॉइस दीजिए सो दैट मैं अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊं, तो वो लोग मुझे हर टाइम उठा के रिसीट भेजते थे, जो कि फर्क है इनवॉइस और रिसीट में, बहुत फर्क होता है। तो इनवॉइस में मेरे पास चासी नंबर नहीं था, मेरे पास मोटर नंबर नहीं था या इंजन नंबर नहीं था जिससे मैं इंश्योरेंस करा सकूं। तो उसमें से कोई रिस्पांस नहीं था। मैंने बहुत ट्राई किया, तो फिर फाइनली गिव अप, आई डिड इंश्योरेंस फ्रॉम देम ओनली। IC से लोम्बार्ड का इंश्योरेंस मैंने उनसे ले लिया। उसका भी प्रोसेस स्मूथ नहीं रहा। उनके बैकएंड टीम को आप फोन करते हैं ओला के, तो उनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता है, बिकॉज वो लोग भी वही देख पाते हैं। हाँ, बैंगलोर में बैठ के किसी को समझ तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि उनके पास वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास एज ए यूजर ऐप पे है, और उसके अलावा कुछ नहीं देख पाते हैं। तो उनको मैंने चेस करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। तो फाइनली आई गॉट होल्ड ऑफ SDC हेड वगैरह का नंबर मिला, एंड देन व्हेन द थिंग्स स्टार्टेड मूविंग एट अ पेस। फिर उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ,
नंबर करके SMS विद इन फ्यू आवर्स आ गया था. वंस द डॉक्यूमेंट्स केम इन टू प्लेस, एवरीथिंग ऑल टुगेदर. डिलीवरी कब मिल गई थी अपने को? 30th जैन को वहाँ से डिस्पैच हुआ. मेरे हिसाब से 13th फेब को पुणे आ गया था. 13-14 फेब के आसपास पुणे आ गया था. एंड उसके बाद 28 फेब को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ. और डिलीवरी फिर मेरा 8 तारीख को हुआ, क्योंकि मुझे लगता है गाड़ी बहुत टाइम से एसजीसी में पड़ा हुआ था, बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी. और फिर उसके बाद वो लोग ने फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि गाड़ी मुंबई है, ये है, वो है. मैंने बोला सर आप प्लीज़ ऐसा मत बताइए, जो एक्चुअल रीज़न है उसको बताइए. तो बैटरी चेंज करनी पड़ी आपको लगता है? हाँ, तो मुझे 100% गारंटी है कि बैटरी चेंज हुई थी, क्योंकि मैंने आपको ऐसे लास्ट टाइम बताया इसका पीछे के लॉक्स वगैरह निकले थे. और जब स्कूटर आया था तब यहाँ पे सामने बहुत सारे स्क्रूज वगैरह भी पड़े हुए थे. तो फिर मुझे गारंटी था कि स्कूटर खुला हुआ है. पीडीआई का ध्यान रखिए भैया, कुछ गाड़ियों के साथ में एक्स्ट्रा स्क्रू मत दीजिए, कस्टमर ने उनके पैसे नहीं भरे. तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि क्या है कि गाड़ी में प्रॉब्लम आता है, अंडरस्टैंड, पर एक कस्टमर कम्युनिकेशन हो कि आपका बैटरी चेंज हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नहीं, आई थिंक लर्निंग डेज हैं ओला के लिए. और आप जब भी पहली बार कोई काम करते हैं तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं. तो अक्षय जी ने काफ़ी सारे आज हमको टिप्स दे दिए हैं, या कंपनी को टिप्स दे दिए हैं कि क्या क्या इनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. दूसरे अभी एक जो लोगों के दिमाग में है चार्जिंग के बारे में, तो एक तो कितने घंटे लगते हैं आपको फुल चार्ज करने के लिए, और दूसरा चार्जर का पोर्टेबिलिटी या क्या आपका यूजेबिलिटी का क्या एक्सपीरियंस रहा है? चार्जर काफ़ी स्टडी है. ठीक है. जो हम लोग बाकी के चार्जर देखते हैं उससे फ्लिमजीनेस में ये चार्जर काफ़ी स्टडी है. मैंने उसको काफ़ी अलग अलग जगह पे कैरी किया है, पर कभी ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें. राइट. फैन काफ़ी साइलेंट है इसका, मतलब आपको समझ नहीं आता फैन चालू है नहीं है. और जो इंडिकेटर बटन भी उन्होंने दिया हुआ है लाइट का, वो भी उन्होंने ठीक से कंसील किया हुआ है उसको. यहाँ पर इंडिकेटर आता है. तो ये चार्जर इज पोर्टेबिलिटी के वाइज और ये इसके वाइज इट्स अ वेरी स्टडी डिज़ाइन, वेरी अच्छा डिज़ाइन है. और ये जब अंदर जाके लॉक होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड डिज़ाइन, सो इट फील्स वेरी स्टडी. तो अगर हाथ से वगैरह मेरे हाथ से तो गिरा नहीं है, पर अगर गिर वगैरह जाएगा तो आई डोंट थिंक इट विल बी एन इशू. हाँ, तो बहुत सारे लोगों के जो आपने से पूछा कि कितने घंटे चार्ज करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. राइट. तो बहुत लोगों के दिमाग में वो सवाल है. आई थिंक ओला को आके क्लियरली बताना चाहिए आपको कितने घंटे चार्ज करना नहीं करना है, क्योंकि डिस्प्ले पे वो 100% दिखाता है और फिर भी फैन चालू रहता है. अच्छा. बट आई थिंक दैट इज बाउंड टू हैपन, क्योंकि आपका जो बैटरी के वोल्टेज से आपका चार्जर हायर वोल्टेज पे उसको चार्ज करता है. ठीक है. तो जो आपका BMS का जो आउटपुट फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने लिया होगा तो उन्होंने यहाँ से लिया होगा जो चार्जर से पैरेलल में निकलता है. ठीक है. तो उसकी वजह से वो वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा. पर वो जनरल प्रैक्टिस मैंने ईवी में देखा हुआ है कि जब तक आपका चार्जर का फैन बंद के आपका लाइट ग्रीन नहीं होता है तब तक आपको चार्ज करते रहना चाहिए. तो आप नॉर्मली रात को चार्ज कर रहे हो या कैसे कर रहे हो? मैं उसको रात को चार्ज कर रहा हूँ. मेरा दिन का अराउंड 60 किलोमीटर्स का रनिंग हो जाता है. ठीक है. 60-65 किलोमीटर्स का. फिर घर पे आने के बाद आई लेट द बैटरी कूल डाउन फर्स्ट. हाँ जी. तो जैसे आने के बाद जब मैं देखता हूँ तो 42-43 डिग्रीज का होता है. तो थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के बाद एक आधे घंटे के बाद बैटरी कूल हो जाता है. 38-36 के आसपास आने के बाद फिर मैं उसको चार्जिंग को लगाता हूँ. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियों को एक कितने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं बैटरी में, आप एक यूज़र का प्रैक्टिस पैटर्न समझ लो. जैसे कोई यूज़र है जिसने रात को 7 बजे या 8 बजे गाड़ी चलाई और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन से वो रात को ही चार्ज कर रहा है, तो पहले 2-3 घंटे आप चार्ज करो ही मत, और उसके बाद में आप चार्जर को ऑन करो. तो ऐसा टाइप का चीज़ मेरे साथ टेस्ला करता है वैसे. ठीक है, प्री कूलिंग कहते हैं उसको, या जो भी कह रहे हैं. आईफोन करता है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग बोलते हैं उसको. लोग उसको 80% तक चार्ज करके फिर कट ऑफ कर देता है. करेक्ट. और वो एक पैटर्न देख लेता है कि आप सुबह 6 बजे उठते हो तो वो 5:30 बजे तक अपना करंट कम कर देता है. मतलब वो रात का जो हाई करंट पे चार्ज नहीं करता है, लेकिन लोअर करंट पे चार्ज करता है ताकि आपको बैटरी लाइफ लंबी मिले. हालांकि आईफोन और एप्पल को बैटरी लाइफ लंबे करने में कोई ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनका. तो अक्षय जी, मैंने सुना है कि आप कल पूना के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में जाके कुछ एक्सेसरीज वगैरह फिट करके आए हैं कुछ, तो बताइए व्यूअर्स को कि क्या क्या आपने फिट किया है. ठीक है. ये वाला बोर्ड का बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे थोड़ा स्क्रैचेस आ रहे थे, तो मैंने इसको थोड़ा वो विनल स्टिकरिंग किया हुआ है. ठीक है. फिर सेकेंड डे हमने सीट कवर डाला. क्योंकि यहाँ पे घर पे बिल्लियाँ वगैरह होती है तो वो मेरे बिना पिछले एक्सपीरियंस रहा है कि वो लोग उसको करो देती है. आई डिडंट वांट टू स्पॉइल द ओरिजिनल कवर अप. मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता था. ठीक है. एंड सेकंड थिंग, हमने नंबर प्लेट बिठाया था. मेरा गाड़ी का डीलर होते ही उसको ऑलरेडी बेंड हो गया था. तो ये एक फीडबैक ओला के लिए अच्छा है कि आप जिस तरीके से
ये नंबर प्लेट बिठा रहे हैं, बेंडिंग तो स्वाभाविक है, तो इसका आपको पीछे एक फ्रेम देना जरूरी है। आप सिर्फ नंबर प्लेट के इसके ऊपर नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि एंड यू नो एक आइडेंटिटी होती है गाड़ी की, मतलब आप अपने नाम को खराब कर रहे हो ऐसा लग रहा है, राइट। तो ये जो चीज है, आई थिंक अच्छा फीडबैक दिया आपने, और आगे भी आपने ऐसे ही करा है, करेक्ट? आगे भी एक बार देख लेते हैं। स्पीड से चलते हैं तो वो वाला भी मुड़ने लगता है थोड़ा थोड़ा, करेक्ट, तो आगे भी मैंने करवा लिया है। तो ये एक चीज है जो फीडबैक है ओला वालों के लिए। भावेश जी सुन लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा तगड़ा बनाना है आपको, ठीक है। ये नंबर प्लेट जो होता है वो तो गवर्नमेंट से आता है, तो आई डोंट थिंक ओला उसमें कुछ कर पाएगा। नहीं, लेकिन आपको बैकिंग प्लेट का तो काम कर सकते हैं ना, तो बैकिंग प्लेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए मेरा आपको। नंबर आया था, मैंने रोज मेरेटा गाइस से भी बात करी थी, ओला के बंदों लोगों से भी बात करी थी कि मुझे ये प्लेट लगा के चाहिए, ये नंबर प्लेट नहीं टिकता है, क्योंकि मेरा डे इन डे आउट का एक्सपीरियंस है, राइट। तो they didn't have any mechanism to address that concern. कम से कम एक्सेसरी में बेच दो अगर आप इसमें नहीं कर रहे हैं, also राइट। क्योंकि अगर आप चेतक देखते हो फॉर एग्जांपल, दोस्तों चेतक के हर नंबर प्लेट के साथ वो लोग दे ही रहे हैं उसको, लगा के देते ही हैं। तो कितना खर्चा आया इसके ऊपर में, सीट कवर और ये सब चीज पे? सीट कवर हम लोग का कुछ 800 रुपए गया सीट कवर के लिए, ठीक है। इसका हमने स्पेंड किया अराउंड 500 रुपीज, और इसका 160 आगे पीछे दोनों मिला के। ओके, ठीक है, कुछ ज्यादा खर्च नहीं, 1000 रुपए के आसपास में आप अपने गाड़ी को एक्सेसरीज फिट कर पाए। सेकंड थिंग, सेंसर नहीं है तो बहुत सारी हम लोग पेड एरियाज में हम लोग काफी घबरा रहते हैं कि अगर कोई किसी ने भी थोड़ा सा धक्का मार दिया तो गाड़ी, और आई थिंक वो नंबर प्लेट फिट करते हुए हुआ भी था। लेकिन ऐसे धक्का मारो तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा एंगल काफी झुका हुआ सा है, प्लस ये सरफेस स्मूथ ज्यादा ले लेती है, और ये सरफेस भी स्मूथ है। आपको अगर पार्किंग रोड्स देखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ऊपर खाबड़ रहता है। सेंटर स्टैंड होना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक मैं तो अक्षय जी म्यूजिक सिस्टम का वेट कर रहा हूं, हाँ, कि कैसे हम गाने सुनते हुए जाएंगे, पंजाबी भंगड़ा पे नाचते हुए जाएंगे, हाँ? और रास्ता देखने के लिए, मैप के लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं, सो दैट वो बार बार मोबाइल निकाल के देखना ना पड़े। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट फीचर आई लाइक अबाउट ओला इज उनका रीजन। तो मतलब जैसे ही मेरा 82%, 85% के नीचे, 82-80 के नीचे बैटरी आ जाता है तो रीजन आपका एक्टिवेट हो जाता है, एंड देन यू एब्सोल्युटली डोंट नीड टू यूज ब्रेक्स। आपको ब्रेक्स का जरूरत नहीं पड़ता है अगर आप एक इंटेलिजेंट ड्राइवर हो और आप गेज पर पा रहे हो कि आपको कहाँ रुकना है, क्या करना है। अगर आप हाइपर मोड में और आप सोच रहे हो कि मैं सिग्नल पे जाके रीजन से रुक जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्लीज डोंट ट्राई दैट, इट इज वेरी डेंजरस। तो अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हो 40-45 वगैरह, और आपको पता है कि ट्रैफिक थोड़ा आगे जाके स्लो होने वाला सिग्नल है, तो आप उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो, ब्रेक्स का कोई यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप अपने दोस्तों को बोलना चाहेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कि ये स्कूटर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या रेटिंग देंगे? मैं अभी बोलूंगा कि अभी मत लीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, रिटन विद निगल्स एंड इन बैड हैंड्स। ओके, सो अगर 6-8 महीना रुकना चाहिए। 6-8 महीने तक आई थिंक भाभी जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड इफ यू आस्क द प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। जो जिससे सबसे चलता है, इट इज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, रेंज के मामले में, ओवरऑल चलाने के मामले में। छोटे मोटे जो इश्यूज है, जैसे कि ये मुझे लगता है कि जब स्कूटर निकलता है स्कूटर से जब निकलता है उस टाइम से आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि सबसे बड़ा एक जो इशू है, जो बाकी सारे जो इश्यूज बताए हैं वो ओवर हीटिंग वाला इशू है, और उस चीज पे कंपनी को काफी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक हमको वो सेटिस्फेक्शन शायद नहीं आएगा तो फिर वेट एंड वॉच करिए। प्रोबेबली अगर वो लोग एक एक्टिव कूलिंग मेथड लेके आते हैं तो स्कूटर परफॉर्म बेटर, फर्क पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक उसके लिए डिजाइन जीनियस लगेंगे, और तब तक आप उसको होल्ड कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना है, चलो ठीक है। तब तक 6 महीने बाद हम फिर से आएंगे अक्षय जी के पास में, और उनको फिर से पूछेंगे कि भैया आपके ओपिनियन चेंज हुए या नहीं हुए हैं। लेकिन तब तक आप अपने राइडिंग को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।